बस्तर में लगातार माओवादियों को नुकसान हो रहा है और इस बात की पुष्टि इस बात से हो रही है कि अभी तक माओवादियों को जवानों के द्वारा घेर कर मारा जा रहा था, लेकिन अब माओवादी बड़े स्तर पर सरेंडर कर रहे हैं। फिर से बड़े स्तर पर माओवादियों ने छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक में सरेंडर किया है, जिसमें हथियार वाले माओवादी और वैचारिक माओवादी दोनों हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आज दरअसल अगर आपको फ्रेम में लाइट में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं इस वक्त सफ़र में हूँ और सफ़र में जहाँ जैसी व्यवस्था मिल रही है उस आधार पर मैं सोच रहा हूँ कि आप तक ये सूचना पहुँचाई जाए। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि माओवादियों को नुकसान हो रहा है। आपको याद है कि 2024-25 से लगातार समर्पण का आंकड़ा बढ़ रहा है। माओवादियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया जा रहा है और इसी तारतम्य में एक बार फिर से बड़ा नुकसान हुआ है। बीजापुर और दंतेवाड़ा और नारायणपुर में बड़े स्तर पर माओवादियों ने समर्पण किया है और ये समर्पण खास है। दंतेवाड़ा में 25,50,000 के इनामी कुल 13 माओवादी हैं और इनको मिलाकर कुछ 21 माओवादियों ने समर्पण किया है। वहीं नारायणपुर में 30 लाख के 8 माओवादियों ने सरेंडर किया है पुलिस के सामने। दंतेवाड़ा में जो 25,50,000 के इनामी माओवादी हैं, इनमें से 8 लाख का केसा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं नारायणपुर में जो 30 लाख के केवल 8 माओवादी हैं, इनमें 6 पुरुष और 2 महिला हैं। और इसमें सबसे खास है कि सुखलाल जुर्री जो कि 8 लाख का है और ये मार डिवीज़न का डॉक्टर है। इस पर भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों खास है। इसने सरेंडर किया है। हुर्रा, इस पर भी 8 लाख का इनाम था और कमला और राजू, इन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया था। और साथ ही साथ आज तेलंगाना में DKSZC और DVCM स्तर के 2 बड़े माओवादी नेताओं ने सरेंडर किया है, जो बड़े लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय रहे। तो ये जो समर्पण है, लेकिन इसमें एक खास बात और है कि 8-8 लाख के जो सुखलाल जुर्री की बात कर रहा हूँ, जो मार डिवीज़न के डॉक्टर रहा और इससे मेरी मुलाकात जंगल में भी हुई थी। आपको याद हो एक बार DRG के एक जवान ने जिस तरह से जिसे माओवादियों ने अपहरण कर लिया था और फिर उसको लेकर जन अदालत लगाई थी, तो उस वक्त उस जन अदालत को इसी सुखलाल ने ऑपरेट किया था। उस समय भी मेरी सुखलाल से बातचीत हुई थी और काफ़ी लंबे समय से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सुखलाल है कहाँ और उसका क्या होगा। तब किसी माध्यम से मुझे पता चला था कि सुखलाल ने कहा कि अब तो संगठन में है, मरना भी होगा तो यहीं मर जाएंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल और मानसिक दबाव होता है, उसका खेल पुलिस ने खेला और उस पर सफल भी हुई और सुखलाल ने समर्पण कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी मौका मिला तो सुखलाल से एक लंबी बातचीत भी करेंगे कि वो डॉक्टर कैसे बना। मैं तो सुना उसने इसकी तैयारी भी की और उसको लेकर पढ़ाई भी की, कहीं जाकर प्रैक्टिस भी किया, फिर जाकर वो मार डिवीज़न का डॉक्टर का पद उसने संभाला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो तेलंगाना में समर्पण हुआ है वो दरअसल वैचारिक स्तर के माओवादी हैं। उसको लेकर तेलंगाना पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सफलता है और किस तरह से वो माओवादी संगठन छोड़कर वापस लौटे हैं। पुलिस ने बताया कि 2 माओवादी नेताओं ने राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये CPI माओवादी के वरिष्ठ राज्य समिति सदस्य और DKSZC सदस्य हैं, जो तेलंगाना राज्य समिति की एक एरिया कमेटी मेंबर में तेलंगाना पुलिस के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनका नाम है ककराला सुनीता बद्री लक्ष्मी उर्फ गुरु स्मृति सरोज। वरिष्ठ राज्य समिति सदस्य रही हैं, DKSZC भी रही हैं। दूसरे का नाम है चिन्नूरी हरीश उर्फ रमन्ना। ये एरिया कमेटी सदस्य हैं तेलंगाना राज्य समिति के। 4 दशक से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे और लगातार अलग अलग इलाकों में इनके द्वारा काम किया जा रहा था, लेकिन आज इन्हें ऐसा लगा कि समर्पण कर देने में इनकी भलाई है, तो इन्होंने तेलंगाना जाकर वहाँ पर समर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि ये जो ककराला सुनीता बद्री हैं, इनके पिता का नाम ककराला सत्यनारायण है और इनकी उम्र 62 वर्ष है। ये जाति से ब्राह्मण हैं और ये विजयपुरी कॉलोनी वानस्थलीपुरम हैदराबाद की रहने वाली हैं। इनका पद इस जो स्टेट कमेटी मेंबर के तौर पर था और ये बस्तर में दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी की मेंबर रही हैं। 1985 में इंटरमीडिएट तक की इन्होंने पढ़ाई की और राजमुंद्री के रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी। उसके बाद इनके पिता जो हैं वो क्रांतिकारी लेखक भी थे और इनके घर में वरवरा राव और गदर जैसे लोग भी आया जाया करते थे और वहीं से ये लगातार माओवादियों की तरफ इनका झुकाव बढ़ा और ये संगठन में चली गई। 1986 से भूमिगत हो गई और 2001 में इनको DVCM का पद मिला और 2006 में इन्हें दंड कारण भेजा गया, जहां ये दंड
DKSZC के पद पर रहीं। बीते दिनों 2025 में अन्नापुरम में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें इनके पति की मौत हो गई थी, जिनका नाम TLN चालम, इनकी मौत हो गई। और तब इन्हें भी ये लगा होगा कि पति भी मारा गया, और अगर ये ज़्यादा समय तक जंगल में रही तो हो सकता है जिस तरह से घेराबंदी हो रही है इनकी भी मौत हो सकती है। चिन्नूरी हरीश रामन्ना उर्फ श्रीनू, ये 35 वर्ष के हैं और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी। ये 35 वर्ष के हैं और ये निवासी हैं रंगैयापल्ली के, जो कि भूपालपल्ली जिला तेलंगाना क्षेत्र का। एरिया कमेटी मेंबर रहे हैं इंद्रावली एरिया कमेटी के, मतलब ये इंद्रावती एरिया कमेटी के ही रहेंगे। 2006 में 10वीं तक की पढ़ाई के दौरान ये माओवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। 2010 से 17 में आर्थिक संकट के चलते इधर उधर काम किया दुनिया भर का। 2018 में कुछ गलत काम किए होंगे, जेल चले गए और जेल जाने के बाद ये माओवादियों के संपर्क में आए। तो 2020 में माओवादी पार्टी से ज्वाइन हुए, मतलब बहुत नए हैं पार्टी में। और 2022 में टेकलगुड़म में टेकामेटा में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आपको याद हो जोगन्ना की मौत हुई थी, मैंने उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसमें इनको गोली लगी थी और घायल हुए थे। 2024 में इनको टेलरिंग का काम मिला। 2024 में ये एरिया कमेटी मेंबर बने और ये इरपा गुट्टा की मुठभेड़ में भी रहे और आज इन्होंने तेलंगाना पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। लगातार जो समर्पण हो रहा है और पुलिस इसको लेकर बार बार ये बता रही है कि उनके द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है और जो समर्पण पॉलिसी बनाई जा रही है, जो नेता और तमाम जो सरकार के लोग हैं वो बोलते हैं, और उसी का फ़ायदा है कि जो माओवादी हैं वो समर्पण कर रहे हैं। लेकिन हर बार समर्पण पर मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, जिसका जवाब बीते दिनों गरियाबंद में मुझे मिला कि जिस तरह से बड़े स्तर के आप देख रहे हैं कि DKSZC और DVCM स्तर के 8-8 लाख 5-5 लाख इनाम के माओवादी जो हैं वो समर्पण कर रहे हैं। पुलिस इससे अपनी पीठ भी थपथपा रही है। लेकिन बार बार मेरा एक ही सवाल है, अगर ये माओवादी वाकई समर्पण कर रहे हैं, वाकई इनकी भावना अब माओवादियों से अलग हो चुकी है और ये चाहते हैं कि मुख्य धारा में लौट आएँ, तो ये हथियार किसके पास छोड़ कर आ रहे हैं? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सुखलाल जोरी जो कि मार डिवीज़न के डॉक्टर रहे, मैंने उन्हें खुद ऑटोमेटिक हथियार के साथ अबूझमाड़ के जंगलों में देखा है जब वो जन अदालत लगाए हुए थे। तो वो हथियार कहाँ है? और अगर आप हथियार लेकर नहीं आ रहे हैं तो मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा कि इसके पीछे माओवादियों की कोई मंशा है या कोई चाल है, या फिर ऐसा तो नहीं कि माओवादियों के साथ कोई वैचारिक तरीके से इस पर कोई रणनीतियाँ बनाई गई हैं कि किस तरह से अभी जो समय है अनुकूल नहीं है तो हर कोई हथियार अपनी जगह पर रख दे और जाकर पुलिस के समक्ष समर्पण कर दे, और जब समय अनुकूल आए तो फिर से वापस आकर हथियार उठा ले। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कयास लगा रहा हूँ अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप हथियार लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों गरियाबंद में एक और माओवादी ने समर्पण किया जिसमें उसने अपना ऑटोमेटिक हथियार लाया। तो इसके पहले भी गरियाबंद में एक माओवादी ने सरेंडर किया था, उसने भी अपना ऑटोमेटिक हथियार लेकर आया था। तो खैर जो भी हो, वैचारिक तौर पर आज माओवादियों को नुकसान हुआ। उनके बड़े स्तर के 2 माओवादी DKSZC और DVCM ने तेलंगाना में समर्पण किया। साथ ही साथ उनके वो माओवादी जो अलग अलग स्थानों पर दंतेवाड़ा और नारायणपुर के इलाकों में माओवादियों के संगठन को विस्तार के तौर पर काम किया करते थे, विस्तार करने के लिए काम किया करते थे, उन्होंने हथियार भले ही संगठन के पास छोड़ा, लेकिन अपने शारीरिक तौर पर उन्होंने पुलिस के सामने अपना समर्पण कर दिया है। अब इससे आने वाले समय में पुलिस को कितना लाभ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। 31 मार्च को क्या होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगा कि हथियार नहीं लाना, बार बार मुझे इस बात पर हर किसी को, जब सरकार इस बात पर पीठ थपथपाए कि माओवादियों ने समर्पण किया है, तो मुझे इस पर सवाल उठाना जरूरी है कि समर्पण किया है तो हथियार के साथ क्यों नहीं, और हथियार कहाँ हैं इनके। मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए। बड़ा समर्पण है और लाखों के इनामी माओवादी समर्पण कर रहे हैं, तो आपको बताऊं इसलिए वीडियो को हमने जैसे तैसे शूट किया है। और लगे कि जानकारी वाकई में ये सवाल जागरूक करने वाला है, वाकई में सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने आसपास कोई अगर जिम्मेदार व्यक्ति मिले तो उससे आप भी सवाल कीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ पे हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।